देखिए हमारी न्यू वीडियो में हम कर रहे हैं हमारा अकाउंट्स का जो है 3rd चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, देखिए इस चैप्टर का नाम है स्टैंडर्ड कोस्टिंग एंड वेरिएंस कोस्टिंग। देखिए प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों चीज़ें आएंगी, बट बेसिकली हम पहले थ्योरी करेंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं थ्योरी ही अटैम्प्ट करते हैं, तो इसलिए हम थ्योरी का पोर्शन ही करेंगे, ठीक है। कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसने आपने दिया इंट्रोडक्शन, बेसिकली पढ़ लेते हैं कि होता क्या है। ये कहता है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड टू कंट्रोल द कॉस्ट एज देयर आर लिमिटेड रिसोर्सेज इन बिजनेस और मैन्युफैक्चर कंसर्न। देखिए क्या कहता है, ये कहता है बेसिक सी बात है कि हर एक बिजनेस जो है उसका बेसिक सा उद्देश्य क्या होता है कि प्रोडक्शन की कॉस्ट को कम करना। और क्यों कम करना, ताकि उसकी जो कॉस्ट है, जो भी उसके रिसोर्सेज है लिमिटेड है, उनको वो क्या कर सके, कंप्लीट यूटिलाइजेशन कर सके और उनका जो एक्स्ट्रा खर्चा ना हो, एक्सपेंसेस जो उनके कंट्रोल में रहे। इसलिए उसका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना। ओके, आगे कहता है कोस्ट अकाउंटिंग हैज़ वेरियस इंपॉर्टेंट टूल्स इन ऑर्डर टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। ये कहते हैं बहुत सारे टूल्स होते हैं। क्या क्या टूल होते हैं ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए? सबसे पहले इसका मार्जिनल कोस्टिंग, यानी कि सबसे बेसिक टूल क्या है, मार्जिनल कोस्टिंग। नेक्स्ट कहता है बजटरी कंट्रोल, यानी कि बजट को कंट्रोल करना, जो लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा भी था। नेक्स्ट कहता है एंड स्टैंडर्ड कोस्टिंग, यानी कि कोस्टिंग को क्या करना, स्टैंडर्ड करना, यानी कि बेसिक लेवल पे लाना। ऐसा ना हो कि एक्सेस हो और ऐसा ना हो बिल्कुल ही कम हो, उस चीज़ को ध्यान में रख के चलना, ठीक है। ये कहता है आर सच टूल्स एंड टेक्निक्स बाय द यूज ऑफ विच मैनेजमेंट कैन अचीव इट्स अबोव मेंटेन्ड ऑब्जेक्टिव आर इजीली। ये कहता है इन तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारे मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है उसको आराम से बिल्कुल अचीव कर सकते हैं। देखिए अब ये कहता है स्टैंडर्ड कोस्टिंग के बारे में। ये द स्टैंडर्ड कोस्टिंग हैड बीन वाइडली रिकॉग्नाइज्ड इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड इंग्लैंड एंड एट प्रेजेंट ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर यूजिंग दिस टेक्निक। ये कहते हैं सबसे पहले 2 कंट्रियों ने यूज़ किया था। कौन कौन सी ने? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड सेकंड कौन सी थी? इंग्लैंड। इन दोनों के यूज़ करने के बाद जब लोगों को लगा कि इसमें प्रॉफिट है, तो लोगों बाकी सारी कंट्रीज़ ने भी क्या किया, इसको अडोप्ट करना स्टूडेंट्स शुरू किया, ठीक है। आगे कहते हैं स्टैंडर्ड कोस्टिंग इज़ एन इफेक्टिव मेथड ऑफ कंट्रोल द कोस्ट एंड हेल्प इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल। ये कहता है स्टैंडर्ड कोस्टिंग क्या है, यानी कि कोस्ट को कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, यानी कि बहुत इजीली कर लेती है। और क्या कहता है, ये कहता है और ये साथ ही साथ एक ऑर्गेनाइजेशन को जो गोल है, उसका जो उद्देश्य है, उसको अचीव करने में भी क्या करता है, बहुत ज़्यादा सहायता करता है। ओके, देखिए आगे क्या कहता है, ये कहता है इन दिस मेथड द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज इज डिटरमाइंड इन एडवांस एंड कंपेयर इट विद द एक्चुअल वेरिएंस इज एसर्टेन एंड एनालाइज्ड। ये कहता है इस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के मेथड में क्या किया जाता है, सबसे पहले जो है पहले ही सारी चीज़ें फिक्स करी जाती है कि हमारे यहाँ इतना खर्चा होगा, या फिर इस ये मशीनरी अगर हम परचेज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर इतना कॉस्ट होगा, यानी कि सब चीज़ों का एस्टिमेशन पहले ही लगा लिया जाता है कि हमें इतने प्रोडक्ट बनाने हैं और इतने सेल करने हैं या सेल्समैन को इतनी सैलरी देनी है, सब कुछ पहले ही प्री डिटरमाइन कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, एक्चुअल जो हो जाए और स्टैंडर्ड जो हमने फिक्स किया था उन दोनों को कंपेयर करो। अगर उसमें कुछ कमी है तो उसको दोबारा से एनालाइज करो, उसको ठीक करो, ठीक है स्टूडेंट्स। ये होता है हमारी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, यानी कि हर चीज़ को प्री डिटरमाइन करके चलना, पहले से ही सोच के फिक्स करके चलना, बहुत ही स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। आगे कहता है दस वी कैन से दैट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज़ अ टूल और टेक्निक ऑफ कॉस्ट कंट्रोल विच इंक्लूड डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विसेज, compare it with the actual cost and taken corrective measures to remove the variance if any। ये वही कहता है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या होता है, सबसे पहले आप क्या करते हो, कॉस्ट कंट्रोल करने की सबसे महत्वपूर्ण टेक्निक है, यानी कि सबसे बेनिफिशियल टेक्निक है। और अगर बेनिफिशियल है तो क्या कहा इसने, सबसे पहले आप प्रीडिटरमाइन कर लो, उसको एक्चुअल के साथ कंपेयर कर दो, जो सच्ची में हुआ है, जब आपने सोचा था और जो हुआ है उन दोनों को कंपेयर करो। अगर कुछ कमी रह गई है तो उसको क्या कर दो, रिमूव करने के लिए और एफर्ट डालो, बस यही होता है बेसिक सी, ठीक है। इसलिए नेक्स्ट क्या कहता है द मेन डेफिशिएंसी ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट आर एज। ये कहता है हिस्टोरिकल कॉस्ट में सबसे मेन जो है कमियां क्या क्या आई है, फिर पास्ट में जो आई है पढ़ लेते। सबसे पहले कहता है नो यूज़ फॉर प्राइस कोटेशन, यानी कि प्राइस के कोटेशन का कोई भी इस्तेमाल नहीं है। इसने क्या कहा, हिस्टोरिकल कॉस्ट आर ऑब्टेन टू लेट एंड कैन नॉट बी यूज फॉर प्राइस कोटेशन। ये कहता है ये जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है ना, उसको ऑब्टेन किया था बहुत ही ज़्यादा लेट, यानी कि देरी से, और इसी कारण से क्या हुआ, हमारा
जो प्राइस का हमने कोटेशन तय किया था, कितना कोटेशन होना चाहिए, वो क्या हुआ, अचीव नहीं हो पाया। ठीक है, इसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ, अचीव तो छोड़ दो, दूर की बात है। आगे कहता है नो रीजनेबल यार्ड स्टिक फॉर कंपेरिजन। ये कहता है हिस्टोरिकल कॉस्ट डज नॉट प्रोवाइड एनी yardstick to measure the actual performance so as to help the management in the evaluation of performance। ये कहता है जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है बच्चा, वो हमें कोई भी यार्डस्टिक यानी कि कोई भी जो है कागजी कार्रवाई या आपने इतना चीज़ यहाँ पे कर सके, वो चीज़ हमें प्रोवाइड ही नहीं करती थी, और इसीलिए जो है एक्चुअल्स के साथ उसका क्या नहीं हो सकता, कंपैरिजन हो नहीं सकता था, और इसीलिए क्या थी, मैनेजमेंट के इवैल्यूएशन करने में कोई भी हेल्प नहीं कर पाती थी। ठीक है, आगे कहते हैं एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। कैसे एक्सपेंसिव है, पढ़ लेते हैं। ये कहता है हिस्टोरिकल कॉस्ट इज़ वेरी एक्सपेंसिव सिंस इट रिक्वायर्स द मेंटेनेंस ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ रिकॉर्ड्स। ये कहता है जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है स्टूडेंट, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है सिंस इट रिक्वायर्स द मेंटेनेंस, क्योंकि इसको मेंटेनेंस की जरूरत होती है। देखिए पहले जो होता था, क्या होता था, सारा काम जो कागजों में होता था, और कागज में आता है तो चूहे का खतरा था, चूहा ना काट जाए या फिर कहीं पानी ना गिर जाए, तो इसलिए इसके मेंटेनेंस में क्या लगता था, बहुत ही ज़्यादा खर्चा लगता था। फॉर एग्जांपल के तौर पे इसने दिया है, इन ए लार्ज साइज बिजनेस टू एसर्टेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सेज ₹50,000 यूनिट इन्वॉल्विंग डिफरेंट मटेरियल एंड वेरियस एक्सपेंसेस विल बी इन्वॉल्व मोर टाइम एंड क्लैरिकल वर्क। ये कहता है एक लार्ज साइज यानी कि बहुत बड़ा क्या है, बिजनेस है हमारे पास। ठीक है, और वो क्या कर रहा है, अपने उसके कॉस्ट का जो प्रोडक्शन है, जो वो चीज़ बना रहा है, उसकी जो कीमत है वो 50,000 रुपये आ रही है यूनिट के अकॉर्डिंग। ठीक है, सारी चीज़ें इन्वॉल्व करके मटेरियल और बाकी जो भी एक्सपेंसिव यूनिट करके, तो ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट, कितना टाइम कंज्यूमिंग होगा। यानी कि पहले वो क्या करेगा, हर एक जो है क्लर्क से या हर एक जो भी उसका मैनेजर है, एम्प्लॉयज़ को जाकर पूछेगा कि हम ये ले लें, कि हम ये ले लें, उसके बाद हर चीज़ को रिटर्न में उतारेगा, उस रिटर्न को उतारने का उसको संभाल कर रखेगा, देन नेक्स्ट के पास प्रोसीड करेगा, तो कितना ज़्यादा टाइम ले लेता है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर वो हर किसी को दूसरे को बताने जा रहा है और हर कोई उसको उतार रहा है, तो खर्चा भी हो ही रहा है, क्योंकि वो उससे 10 सवाल और करेगा, उसके बाद जो उसमें कमी रहेगी वो तभी पूरी करने की कोशिश करेगा। इसलिए जो है ये क्या है, एक्सपेंसिव भी है और टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है। आगे कहता है डिले इन द अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा, डाटा को अवेलेबल कराने में बहुत लेट कर देता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट डाटा आर अवेलेबल टू लेट, कॉन्सिक्वेंटली द मैनेजमेंट अनेबल टू टेक करेक्टिव एक्शन इन द टाइम इन रिस्पेक्ट मिस्टेक्स डेविएशन एंड इन्फ्लुएंस। वही जैसे हमने पहले पॉइंट में पढ़ा कि क्या होता है, हर एक एम्प्लॉय को बताया जाता है, उसके बाद वो लास्ट में ऊपर तक जाता है, तो क्या होता है, एक डाटा जो है पहुंचने में बहुत देर लगा देता है। सपोज एक प्रोडक्ट को बनना था कल, बट वो इस प्रोसेस के दौरान कि हर एम्प्लॉय जा रहा है, दूसरे को बताया, दूसरे को बताया, उसको लग जाते हैं 10 दिन। इसलिए क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा डाटा की क्या है, डिले होती है, यानी कि कोई भी डेफिशिएंसी इजीली और जल्दी से दूर हो ही नहीं पाती स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे कहता है फेल्स टू ब्रिंग टू लाइट द रीज़न ऑफ द कॉस्ट डेविएशन। इसका मतलब वो लाइट यानी कोई भी रीज़न है या कॉस्ट डेविएशन है, कोई भी कमी है पैसे खर्चे में, उसको जो है जल्दी से उस पर रोशनी डालने में क्या है, फेल है। क्यों है, ये कहता है हिस्टोरिकल कॉस्ट फेल्स टू ब्रिंग टू लाइट द रीज़न फॉर कॉस्ट डेविएशन लाइक डिफेक्टिव मटेरियल, एक्सेसिव वेस्टेज ऑफ मटेरियल, excessive idle time etc. Thus it is very difficult to fix the responsibility for inefficiency। ये कहता है हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या करता है, फेल होता है किस चीज़ में, हर एक चीज़ पे, हर एक कारण पे रोशनी डालने में, क्योंकि कॉस्ट की जो डेविएशन होती है, कई बार क्या होता है, हमारा जो मटेरियल है वो गलत आ जाता है, तो उसको ऐसे प्रोसेस वाइज पहुंचाने से अच्छा एम्प्लॉय क्या सोचते हैं कि इसको ऐसे एक्स्ट्रा में वेस्ट नहीं जाता, न्यू ले लेते हैं, तो वो चीज़ हमारी वेस्ट में चलेगी, वो हमारा खर्चा हो गया एक तरीके से। आगे कहता है एक्सेसिव वेस्ट ऑफ मटेरियल, जब उनको पता है एम्प्लॉयज़ को कि हर इतना प्रोसेस लगेगा, तो वो क्या करते हैं, वो कई बार आधी चीज़ें बताते ही नहीं स्टूडेंट्स अपने से अपर वाले को, तो क्या होता है इसमें वेस्टेज मटेरियल की भी होती है, और क्योंकि अगर बताने जाएँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो टाइम भी आइडल वेस्ट होता है। तो यही चीज़ है कि ये सब क्या है, हमारी फेलियर है हिस्टोरिकल कॉस्ट की। आगे देखिए एक पॉइंट और दिया इसने, कर लेते हैं हम। ये कहता है डिफ़िकल्टी टू टेक डिसीजन, निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है, क्योंकि हर मैनेजर दूसरे से पूछेगा, तीसरे से पूछेगा, तो उसके बाद जो है वो डिसीज़न लेने में इतना टाइम लगा देते हैं स्टूडेंट कि उनका जो है वहाँ पे भी लॉस होता है, और जो डिसीज़न लेते हैं एट द एंड वो ही पता नहीं सही निकलता है नहीं निकलता है। ठीक है, ये भी क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा
डिफेक्टिव है हिस्टोरिकल कोस्ट की। ये कहता है ड्यू टू दिस डेफिशिएंसी ऑफ हिस्टोरिकल कोस्ट द स्टैंडर्ड कोस्ट टेक्निक वाज इंट्रोड्यूस्ड। ये कहता है इन कमियों की वजह से हिस्टोरिकल कोस्ट की जो न्यू स्टैंडर्ड कोस्टिंग है उसकी टेक्निक उसको क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया, सबसे पहले यूएसए में और यूके में, ठीक है, और उसके बाद कहाँ पे, हमारे इंडिया में। आगे कहता है मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड कोस्टिंग। स्टैंडर्ड कोस्टिंग का मीनिंग क्या है, ये कहता है द वर्ड स्टैंडर्ड मीन्स अ नॉर्म और क्रिएशन। ये कहता है स्टैंडर्ड का मीनिंग है नॉर्म और क्रिएशन की, कोई नई चीज़ क्रिएट करना, नई चीज़ बनाना, नॉर्म्स, नए रूल्स बनाना। ये कहता है जर्नली स्टैंडर्ड कोस्ट इज अ कोस्ट विच इज़ डिटरमाइंड इन एडवांस फॉर ए नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ इफेक्टिव एंड ऑपरेशंस एंड विच is used periodically as a base of comparison with actual cost। ये कहता है स्टैंडर्ड कोस्ट क्या होती है, स्टैंडर्ड कोस्ट वो कोस्ट होती है जिसको हम क्या करते हैं, पहले से ही सोच लेते हैं, एडवांस में प्रिपेयर करते हैं कि हमारी क्या होगी, ये खर्चा लगेगा ही लगेगा। ये जो है हमारे नॉर्मल ऑपरेशंस के लिए भी किए जाते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम बेसिकली इनको करें। ये कहता है ये कहता है विच इज़ यूज पीरियोडिकली, यानी कि पीरियोडिकली टाइम से यूज़ होते हैं। कैसे, एज द बेसिस ऑफ कंपैरिजन विद द एक्चुअली, ताकि इसको पीरियोडिकली यानी कि टाइम से इसलिए होता है स्टूडेंट, क्योंकि अदरवाइज देखिए सपोज अगर आप 5-5 साल तक इसको सोच के चलोगे तो एक्चुअल के साथ मेजर करना कितना डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए ये इनका एक पीरियड होता है 6 मंथ या 1 ईयर, हर एक पीरियड के बाद इनको क्या किया जाता है, एक्चुअल के साथ कंपेयर किया जाता है और उसके बाद जो भी करेक्टिव एक्शन है उनको लिया जाता है। ओके स्टूडेंट, ये कहता है स्टैंडर्ड कॉस्ट इज प्री डिटरमाइंड एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट टू मैन्युफैक्चर अ सिंगल यूनिट और ए नंबर ऑफ यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट ड्यूरिंग द फ्यूचर पीरियड। ये कहता है स्टैंडर्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसको हम पहले ही सोच लेते हैं, पहले ही एस्टिमेट लगा लेते हैं, विचार कर लेते हैं उसके बारे में कि कॉस्ट हमारी जो है मैन्युफैक्चर करने में, यानी कि बनाने में इतनी आएगी, और हर एक यूनिट के बारे में सोचेंगे। ऐसा नहीं कि आप क्वांटिटी का सोच लो कि 10 यूनिट है तो 10 यूनिट को बनाने, नहीं, पर यूनिट के अकॉर्डिंग, यानी कि एक यूनिट को बनाने में कितना खर्चा आएगा उस यूनिट के अकॉर्डिंग फिर आप फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करते हो। ओके, आगे कहते हैं डेफिनेशन। एक डेफिनेशन देखिए छोटे वाली कर लेते हैं सबसे। ये कहता है अकॉर्डिंग टू लूसी के अकॉर्डिंग ये कहता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज प्री डिटरमाइंड कैलकुलेशन ऑफ हाउ मच कॉस्ट शुड बी अंडर स्पेसिफाइड वर्किंग कंडीशन। ये कहता है स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब है पहले से सोच लेना, कैलकुलेट कर लेना कि हाउ मच, कितनी जो कॉस्ट है, कितना जो खर्चा है, शुड बी अंडर स्पेसिफाइड वर्किंग कंडीशन, यानी कि कार्य के दौरान कितना खर्चा इसके अंदर लगेगा, उसको पहले से ही सोच के चलना। ओके स्टूडेंट्स, बाकी और कुछ नहीं है इसमें, बेसिकली यही है। ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेते, देखिए नीचे से ये कई बार पूछ लेता है आपसे कि ऑब्जेक्टिव क्या है स्टैंडर्ड कॉस्ट के, देखिए नीचे लिखा है ना छोटे अक्षरों में ये चीज़। ये कहते हैं द ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट है एज फॉलो। कौन कौन से ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले प्रमोशन एंड मेजरिंग एफिशिएंसी, प्रमोटिंग किया जाता है, किया जाता है हर एक जो एम्प्लॉय को, उसको भी, उसका जो मेज़र, उसकी जो एफिशिएंसी है, उसकी कार्य करने की गति है या जो भी उसकी कैपेबिलिटी है, उन सबको क्या किया जाता है, मेज़र किया जाता है। आगे कहते हैं कंट्रोलिंग एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट, हर चीज़ को कंट्रोल किया जाता है और कंट्रोल करने के बाद उसके खर्चे को क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, कम किया जाता है। वैल्यूइंग इन्वेंट्रीज, यानी कि इन्वेंट्रीज को वैल्यू किया जाता है, यानी कि जो पहले से आपके पास स्टॉक है आपके गोडाउन में या जिधर भी है, उसको क्या कहते हैं, इवेल्यूएट किया जाता है, देखा जाता है कि हमारे पास ये कितने रुपए का ये इन्वेंट्री जो है पहले से पड़ा है, उसको वेस्ट ना जाने दें, उसको यूज़ करें उस वे में। ठीक है, आगे कहता है सिंप्लीफाइंग कॉस्ट प्रोसीजर, यानी कॉस्ट का जो प्रोसीजर है, जो खर्चा करना है उसको सिंप्लीफाई, यानी कि आसान करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ना हो कि आप हर किसी के पास जाओ, बार्गेन करो छोटी मोटी चीज़ों के लिए भी, नहीं, उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, ताकि एक शॉप पे, जैसे कि सपोज़ एक शॉपकीपर के पास आप पहले ही कह दो कि हाँ भाई हमें तेरे यहाँ से मटेरियल चाहिए, तो सबसे ज़्यादा अगर रीज़नेबल प्राइस में बिना हमारे कहे दे सकता है तो दे देना। ठीक है स्टूडेंट्स, वो चीज़ है। आगे कहता है द मेन फीचर ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में बी गिवन। मेन फीचर्स क्या क्या है, सबसे पहले कहता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज़ प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, यानी कि पहले से सोची जाने वाली चीज़ है। आगे कहता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, यानी कि पास्ट एक्सपीरियंस देखा जाता है कि लास्ट ईयर अगर इतना हुआ था। देखिए बेसिक सी बात स्टूडेंट, अगर आप सोच रहे हो कि जो हमने पेन खरीद, सपोज पेन का ले लेते हैं, सो पेन का एक जो डिब्बा है, सपोज कर रहे हो आपकी 40 रुपये का हो सकता है, ठीक है, तो किस बेसिस पे सपोज करोगे, इसी बेसिस पे करोगे ना कि पास्ट में आपने 35 का खरीदा होगा, तभी सोचोगे ना कि इस मंथ में भी उसका 5 रुपये कॉस्ट बढ़ जाए, 40 का हो जाए। तो इसी तरीके से वो पास्ट को देखेगा कि पास्ट में अगर इतना था तो हो सकता है कि इतना हो, उस अकॉर्डिंग फिर वो अपने क्या करेगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट को प्रिपेयर करेगा।
आगे कहता है स्टैंडर्ड कॉस्ट इज रिलेटेड टू ए प्रोडक्ट, सर्विस, प्रोसेस और एन ऑपरेशन। ये कहता है स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है वो रिलेट करता है एक प्रोडक्ट से और उसकी सर्विसेज, उसकी सेवाओं से, उसकी प्रक्रिया से और किससे, उसके ऑपरेशन से, जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं। आई कहता है स्टैंडर्ड कॉस्ट इज डिटरमाइंड फॉर ए नॉर्मल लेवल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन। ये कहता है स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है एक नॉर्मल लेवल से, यानी कि एक बिल्कुल सामान्य लेवल से देखा जाता है एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस, ऑपरेशंस की एफिशिएंसी। ओके स्टूडेंट्स, आगे कहता है देखिए, ये कहता है स्टैंडर्ड कॉस्ट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द एफिशिएंसी ऑफ फ्यूचर प्रोडक्शन एंड दस प्रोवाइड अ बेसिस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। ये कहता है स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, इसका इस्तेमाल किया जाता है मेज़र करने में, यानी कि मापने में, किसको, फ्यूचर के प्रोडक्शन का, यानी कि फ्यूचर में इतना प्रोडक्शन हो सकता है उस बेसिस पे। ओके, एंड दस प्रोवाइड द बेसिस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, और उसके बाद कॉस्ट कंट्रोल के क्या कहता है, बेसिस को प्रोवाइड किया जाता है। आगे कहता है स्टैंडर्ड कॉस्ट में बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी एंड क्वांटिटी। ये कहता है स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्सप्रेस किया जाता है स्टूडेंट्स किसके, मनी के और क्वांटिटी के बेसिस पे, कितनी क्वांटिटी है। आगे कहता है स्टैंडर्ड कॉस्ट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है वो रेगुलर प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूस प्रक्रिया है किसकी, कॉस्टिंग की, यानी खर्चे की। आगे सबसे पहले पढ़ लेते हैं स्टैंडर्ड मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। देखिए अभी तक हम मीनिंग पढ़ रहे थे किसका, स्टैंडर्ड कॉस्ट का, अब कॉस्टिंग पे आ जाते हैं। कॉस्टिंग क्या होता है, ये कहता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज एन इफेक्टिव मैनेजमेंट टूल फॉर प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। ये कहता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है हमारा वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव जो है मैनेजमेंट टूल है। ठीक है, किस चीज़ का, हमारी प्लानिंग करने का, योजना बनाने का, कोऑर्डिनेट करने का और उसको सब चीज़ों को क्या करने का, कंट्रोल करने का। ये कहता है इट इन्वॉल्व्स द प्रिपरेशन ऑफ एंड यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये कहता है ये सब इन्वॉल्व करता है उसको, किसको, द प्रिपरेशन, उस चीज़, किसी चीज़ को तैयार करने के लिए, एंड यूज़, उसका इस्तेमाल करने के लिए, किस चीज़ के, यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। आगे कहता है देयर कंपैरिजन विद एक्चुअल एंड टू एनालाइज डेविएशंस एज टू टेक करेक्टिव एक्शन। क्या करने में, कंपेयर। देखिए पहले हम सिर्फ स्टैंडर्ड कॉस्ट को प्रिपेयर करें जब हम कॉस्ट की बात करते हैं, बट कॉस्टिंग में क्या आ जाता है, कॉस्टिंग में आता है उसको कॉस्ट को प्रिपेयर करना, साथ ही साथ उसको एक्चुअल के साथ कंपेयर करना, और कंपेयर करने के बाद क्या करना, और जो भी डेविएशन है, जो भी इसकी कमियां हैं उसके ऊपर सही से एक्शन लेना ताकि हम इसको दूर कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, वो कहता है ये। आगे कहता है इट इज़ अ सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ये एक सिस्टम है, किस चीज़ का सिस्टम है, कॉस्ट अकाउंटिंग का, विच मेक्स द यूज़ ऑफ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड कॉस्ट, जो क्या करता है, हमारे इस्तेमाल को बढ़ाता है, किस चीज़ के, प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड कॉस्ट के, रिलेटेड टू ईच एलिमेंट कॉस्ट, यानी कि हर एलिमेंट को वो स्टैंडर्ड कॉस्ट के प्रिपेयर करने के लिए कि हर एलिमेंट में हमारा कितना खर्चा हो सकता है। जैसे कि इसलिए मटेरियल, कोई भी चीज़ आप मटेरियल परचेज़ करें तो उसमें कितना खर्चा जाएगा उसको प्री डिटरमाइन करना। लेबर में कितना खर्चा लगेगा, ओवरहेड है, यानी कि जो इतना हो सकता है कि हाँ हमें लगाना 10,000 बट में भी 12,000 लग सकता है, वो चीज़ ऑफ ईच लाइन ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड और सर्विस रेंटेड, ये सब। ठीक है, आगे होता है डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। देखिए डेफिनेशन इसकी स्टूडेंट थोड़ी बड़ी बड़ी है। डेफिनेशन ना आप क्या किया करो, देखिए बेसिकली डेफिनेशन अगर आपको राइटर का नाम देना है ना तो एज इट इज़ लिखनी पड़ेगी, बट अगर राइटर का नाम नहीं दे रहे हो आप लोग तो आप लोग क्या करो, अपनी डेफिनेशन बना के लिख दो। यानी कि जैसे हमने पढ़ा कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वो होता है कि आप पहले प्री डिटरमाइन करो कॉस्ट को, उसके बाद जो है एक्चुअल के साथ उसको मेज़र करो, देन करेक्टिव एक्शन करो। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हो डेफिनेशन में, बट ये याद रखना कि उसके अंदर आप किसी का पर्टिकुलर नाम मत देना। अगर नाम दे रहे हो तो एज इट इज़ वर्डिंग लिखनी पड़ेगी। जैसे फर्स्ट पढ़ लेते हैं, अकॉर्डिंग टू CIMA लंडन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज द प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट, their comparison with actual cost and the analysis of variation and their cause of point is indicated। ये कहता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या कहता है, पहले तैयार किया जाता है एंड यूज द स्टैंडर्ड कॉस्ट, उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे इस्तेमाल किया जाता है, देयर कंपैरिजन, उनको कंपेयर करने में, मापने में, तुलना करने में, किसके साथ, विद द एक्चुअल कॉस्ट, यानी कि जो उसकी रियल कॉस्ट आई है, एंड द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, और उसकी कमियों को जो क्या करना, एनालाइज करना, मापना, एंड देयर कोज, जो भी उसके कारण रहे हैं एंड और जो उसके पॉइंट्स रहे हैं उनको क्या करना, इंडिकेट करना है कि पिन पॉइंट करके उसका यूज़ करना। ओके स्टूडेंट्स, देखिए आगे कहता है ये, मैं सोच रही थी कि आज आधा चैप्टर हो जाए स्टूडेंट्स, बट ये आई थिंक थोड़ा सा वीडियो फिर बढ़ी जा रही है,
चलिए आज जितना ही करेंगे, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स करवा दूँगी, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, देखिए पॉइंट्स पढ़ लेते हैं इसके। द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन्वॉल्व्स फॉलोइंग पॉइंट्स पढ़ लेते हैं बेसिकली। ये कहता है सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कॉस्टिंग, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। ये कहता है क्या करना, स्टैंडर्ड्स को सेट करना डिफरेंट एलिमेंट्स के ऊपर, किसी कॉस्टिंग के ऊपर, मटेरियल के ऊपर, लेबर के ऊपर और ओवरहेड के ऊपर, यानी कि इन सब के अलग अलग फिक्स कर देना कि मे बी मटेरियल में जो है हमारा 10 लाख का खर्चा हो जाए, लेबर में 15 का खर्चा हो जाए और ओवरहेड में भी हो सकता है 5 लाख का खर्चा हो जाए। तो इन सब को क्या करके चलना, पहले ही डिटरमाइन करके चलना, सेट करके चलना। एक द मेजरमेंट ऑफ रिजल्ट को मापना कि एक्चुअल से हमारा जो कितना कम आया है या कितना ज़्यादा आ रहा है। आगे कहते हैं कंपेरिजन ऑफ एक्चुअल विद द स्टैंडर्ड कॉस्ट टू डिटरमाइन वेरिएंस, कमियों को देखने के लिए उनको मापना, कमियों को निकालना और उसके अंदर से। आगे कहते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंस टू फाइंड आउट रीज़न ऑफ वेरिएंस, इन्वेस्टिगेशन करना कि आपके जो वेरिएंस है, जो भी आपकी कमियाँ है या जो भी आपका अमाउंट है आपके स्टैंडर्ड से जो ज़्यादा आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है, उसका रीज़न ढूंढना। टेक रेमेडियल एक्शन टू सेट राइट एडवर्स वेरिएंस, यानी कि सही से उसको क्या करना, एक्शन लेना, ताकि आपका वेरिएंस क्या हो सके, आगे इम्प्रूव कर सके आप उस चीज़ को। आगे तक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं इसके स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के। ये कहता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग कंसर्न विद कॉस्ट कंट्रोल। ये कहता है ये टेक्निक है किस चीज़ की, कॉस्ट अकाउंटिंग की, किसके साथ में, कॉस्ट को कंट्रोल के लिए, ठीक है। आगे कहता है इट डिटरमाइन स्टैंडर्ड फॉर ईच एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। ये कहता है एलिमेंट, ये जो कॉस्ट का हर एक एलिमेंट है स्टूडेंट, उसके स्टैंडर्ड को डिटरमाइन करता है किस किस चीज़ की। जैसे एग्जांपल के तौर पे मटेरियल, लेबर ओवरहेड, प्रोडक्ट हो गया, जो भी सर्विसेज हैं उन सारी चीज़ों को लेकर। ओके, देखिए आगे क्या कहता है, कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट करेंगे आज बस हम इनके। ये कहता है द प्री डिटरमाइंड कॉस्ट आर नोन एज स्टैंडर्ड कॉस्ट। जो प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होती है, यानी कि कई बार स्टूडेंट को स्टैंडर्ड कॉस्ट याद नहीं रहता, हम बोलते हैं कि प्री डिटरमाइंड पहले से ही मान ली हमने। जैसे हम कई बार घर में भी करते हैं ना, सपोज करके चलते हैं कि इस बार तो भाई हमारा खर्चा जो है 10,000 से ऊपर का होएगा क्योंकि हमने ये चीज़ एक्स्ट्रा कर ली, तो वो चीज़ मान रहे हैं ना, प्री डिटरमाइन कर रहे हैं ना, तो वही हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है। ओके, आगे कहता था एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज मेजर्ड। उसके बाद एक्चुअल और जो कॉस्ट है हमारे प्रोडक्ट की या जो भी सर्विसेज है उसको क्या किया जाता है, मापा जाता है। ये कहता है इट मेक्स कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल विद द स्टैंडर्ड इन द ऑर्डर टू फाइंड आउट वेरिएंस, यानी कि जो भी कमियां हैं उनको निकालने के लिए हम इन दोनों के बीच में क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, किस किस के, एक्चुअल और स्टैंडर्ड कॉस्ट के बीच में स्टूडेंट, ठीक है। आगे कहता है वेरिएंस आर सिस्टमेटिकली एनालाइज टू फाइंड आउट रीजन देयरफॉर। ये कहता है वेरिएंस को जो सिस्टमेटिकली, यानी कि बहुत तरीके से, बहुत आराम से उसको एनालाइज किया जाता है, मापा जाता है, क्या ढूंढने के लिए, उसकी कमियों के कारण ढूंढने के लिए। आगे क्या कहता है वेरिएंस आर रिपोर्टेड टू मैनेजमेंट फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग रेमेडियल एक्शन अप्रोप्रिएट टाइम। ये कहता है जो भी वेरिएंस आई, जो भी कमियाँ आई हैं उसको कहाँ रिपोर्ट किया जाता है, मैनेजमेंट को रिपोर्ट किया जाता है, ताकि जो भी कमियाँ हैं उनके जो भी कारण हैं उनको क्या किया जा सके, करेक्टिव एक्शन लेके दूर किया जा सके एक अप्रोप्रिएट टाइम के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे कहता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम इज़ मोर अप्रोप्रिएट विद एक्टिविटीज़ ऑफ रिपीटेटिव नेचर। ये कहता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम जो है वो बहुत ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, यानी कि लाभकारी है, जो किसके उसमें, व्हेन एक्टिविटीज़, जो भी कार्य हैं उनको रिपीट करता है, क्योंकि बिजनेस स्टूडेंट्स है उसके अंदर आप बेसिकली वही चीज़ रिपीट करते हो कि प्रोडक्ट बनाते हो, देन उसको सेल करते हो, देन फिर से उसको बनाते हो, ये रिपीट ही हो रहा है ना। तो इस बेसिस पे हमारा क्या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है बहुत ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट, यानी कि लाभकारी है, ये बोल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इतना ही करेंगे आज हम। नेक्स्ट वीडियो में ना मैं आपका ये चैप्टर कंप्लीट करवा दूँगी, थ्योरी का जितना भी पोर्शन है। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी है स्टूडेंट्स तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। अगर आप और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं कि वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कि हाँ जी मैम हम इतनी देर की वीडियो इंटरेस्ट लेके पढ़ सकते हैं, बट इंटरेस्ट के साथ, विदाउट इंटरेस्ट नहीं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।